वीर की बाजू पर टांके और ड्रेसिंग देखकर केसर घबरा उठी थी और उसने वीर को फिक्र की ऐसी नजरों से देखा था जैसे वो चोट वीर को नहीं, केसर को लगी हो। गुस्सा, नाराजगी, मनमुटाव अपनी जगह था। वो केसर को वीर के साथ करना पड़ता था ताकि वीर की अंधी नफरत उसे निगल न जाए। पर सच तो यही था कि वो वीर से प्यार करती थी, उसके जुल्म सह नहीं सकती थी, उसके साथ रह नहीं सकती थी, पर प्यार तो वीर से करती थी। इसलिए वीर की चोट देखकर केसर को वही घबराहट हुई जो एक प्रेमिका या पत्नी को होती है। वीर ने केसर का घबराया हुआ चेहरा और डरी हुई आंखें देखी तो एक पल के लिए उसका दिल भी पिघल गया। केसर को सचमुच उसकी फिक्र थी। वीर का चेहरा जज्बात से नरम पड़ने लगा और उसने अपनी चोट देखते हुए केसर से नजरें ना मिलाते हुए धीमी सी आवाज में बस इतना ही कहा, कुछ नहीं, चोट लग गई है बीवी। डोंट वरी, डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी है, तुम सो जाओ। इतनी देर रात तक जागना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। केसर ने परेशान होते हुए पूछा, वीर सच सच बताओ कि क्या हुआ है। रात को 12 बजे अचानक तुम्हें काउच में लेटे लेटे ऐसी कौन सी चोट लग गई कि तुम्हें स्टिचेस लगाने पड़े। वीर ने सामान्य स्वर में कहा, बीवी, सोए सोए किसी को ये चोट लग सकती है क्या? कि सपने में मुझे किसी ने मारा और मुझे रियल लाइफ में चोट लग गई? ऑब्वियसली मैं बाहर गया था और किसी चीज से टकरा गया था और चोट लग गई यार। अब मुझे तंग मत करो, सो जाओ यार। एक तरफ मुझसे छुटकारा चाहती हो और फिर ऐसी जख्मी बीमार हालत में अच्छी कंसर्न बीवी होने का नाटक भी मैनेज कर लेती हो। वाओ, टैलेंट की कोई कमी नहीं है तुम्हारे खलनायिका होने में। केसर उलझन में पड़ गई। फिर उसने कहा, मेरी इंसल्ट करके बात बदलने की कोशिश मत करो वीर। ये बताओ कि आधी रात को अचानक तुम्हें बाहर जाने की कैसी सूझी वीर? वीर ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, घुटन हो रही थी मुझे यहाँ केसर, और ये काउच इतना अनकंफर्टेबल है कि मेरी कमर में दर्द होने लगा था, इसलिए बाहर वॉक के लिए चला गया था। क्यों नहीं जा सकता क्या मैं बाहर? या तुम इस खुशफहमी में हो कि मैं तुम्हें नींद से जगाता और फिर तुमसे परमिशन लेकर जाता? केसर अब तक वीर की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। उसे मालूम था कि अक्सर जब वीर को किसी सवाल का जवाब नहीं देना होता था या किसी सिचुएशन से निकलना होता था तो वो उल्टे जवाब देकर अपना रवैया बिगाड़कर सामने वाले को इतना परेशान कर देता था कि बात वहीं पर खत्म हो जाए। और इस वक्त भी वीर यही कर रहा था। वो केसर को जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके साथ इस लहजे में बात कर रहा था। पर केसर भी मुंह फुलाकर सोने वाली नहीं थी। वो समझ गई थी कि वीर न सिर्फ उससे झूठ बोल रहा है बल्कि कोई बात छुपा भी रहा है। केसर ने वीर को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए बड़े नॉर्मल तरीके से कहा, वीर, लड़ाई के पीछे मुद्दा और सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। प्लीज सच बताओ कि क्या बात है, क्या हुआ है, तुम बाहर निकले क्यों और किसने मारा है तुम्हें? वीर ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट रबिश। मैंने ये कब कहा कि मुझे किसी ने मारा है बीवी? मेडिसिन का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है क्या? केसर ने शांत रहते हुए आगे कहा, मेडिसिन का असर मेरे दिमाग पर इतना भी नहीं हुआ वीर कि जो तुम कह रहे हो उसे समझ या सुन ना सकूं। ओके, तुमने खुद हड़बड़ाहट में ये कहा कि मुझे किसी ने नहीं मारा, जबकि मैंने तो ऐसी कोई बात कही भी नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात है जिससे तुम पर, मुझ पर या हमारी फैमिली पर कोई खतरा हो सकता है तो प्लीज मुझे बता दो, कम से कम हम अलर्ट रह सकेंगे। तुम ये बात छिपाकर हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बल्कि मेरे लिए, सबके लिए प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। वीर ने सकपकाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे कोई खतरे वाली बात छुपा रहा हूँ? केसर ने जवाब दिया, पहले सच सच बताओ कि क्या हुआ है वीर, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे शक क्यों है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे नफरत और नाराजगी अपनी जगह है, पर अगर बात सेफ्टी की है तो अपने नफरत को जिद बनाकर बीच में मत लेकर आओ। केसर की बातों में सच्चाई थी और इस वक्त वो जो भी कह रही थी सही कह रही थी। वीर के पास उस पर बरसने की या उसे और खरी खोटी सुनाने की कोई वजह नहीं थी। अगर दूर दूर तक ये संभावना थी कि उस अजनबी से केसर को, वीर को या उसके परिवार को कोई खतरा था तो समझदारी इसी में थी कि केसर को आगाह किया जाए। कम से कम उसे पता तो हो कि अकेला वीर ही उसका दुश्मन नहीं है, दुनिया में कोई और भी है जो केसर के लिए खतरा बना हुआ है। अगर आज रात वीर वार्ड में ना होता या सही वक्त पर उसकी आंख ना खुलती तो क्या पता वो अजनबी केसर पर अटैक भी कर सकता था।
वीर ने कुछ देर अपने मन में तोल मोल किया और फिर केसर के बेड के पायदान पर बैठकर उसने केसर को धीरे धीरे सब सच बता दिया। जैसे जैसे वीर उस खतरनाक अजनबी की कहानी केसर को सुना रहा था, वैसे वैसे केसर के होश उड़ते जा रहे थे। और 2 दिन पहले ऐसे ही अजनबी के साथ अपने बंगले के बाहर हुई टक्कर केसर के दिमाग में जिंदा हो रही थी। जो कुछ वीर कह रहा था उससे ये साफ था कि उस रात केसर को अपने घर के बाहर कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वो आदमी उसके घर पर नजर बनाए हुए थे और उसने केसर की गाड़ी को भी जानबूझकर स्क्रैच किया था। वीर ने केसर का उड़ता हुआ रंग देखकर उससे कहा कि डरे नहीं, अगर कोई केसर को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो वीर है, कोई और नहीं। केसर ने वीर की बात की धार को पीछे फेंकते हुए उसे बताया कि वो डर नहीं रही, उसे बस याद आ रहा है कि ये इंसान बराबर उनके बंगले पर नजर बनाए हुए है और इसने केसर को पहले भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इनफैक्ट अब अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि केसर का जो ये रहस्यमयी एक्सीडेंट हुआ है, ये भी उस आदमी का कारनामा हो सकता है। ये जानकर कि केसर बच गई है, वो आदमी जरूर इतनी रात को हॉस्पिटल में छिपते छिपाते केसर को दोबारा मारने की कोशिश करने आया होगा। केसर और वीर दोनों ही इस बात से परेशान थे कि ये अनदेखा अनजाना दुश्मन कौन हो सकता है। वीर ने केसर को गहरी नजर से देखते हुए पूछा, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो केसर, बीते कल में क्या तुमने किसी को ऐसी कोई चोट पहुंचाई है कि वो इंसान तुम्हें जान लेने पर उतारू हो जाए? ऐसे घायल नजरों से मत देखो बीवी, ताना नहीं मार रहा मैं, जेन्युइनली तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। केसर ने दुखी होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वीर, मैंने 24 साल की जिंदगी में कितने लोगों का ऐसा नुकसान किया है कि वो मेरी जान लेने के मंसूबे बनाने लगे? या तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ तुम्हारी और रेशम की ही नहीं, पूरी दुनिया की मुजरिम हूँ? वीर ने गंभीर होकर कहा, तुम क्या हो, क्या कर सकती हो और क्या कर चुकी हो, ये मैं अपने रेशम के मामले में भुगत चुका हूँ बीवी। इसलिए मेरे सामने ये डेली सोप की हीरोइन के दर्द भरे मासूम डायलॉग्स मत बोलो। जो पूछ रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए पूछ रहा हूँ, समझी? ताकि अगर किसी पर जरा सा भी शक हो तो उसे वक्त पर रोक सकें। इस पर केसर ने कहा, नहीं, मेरी जानकारी में मेरा कभी ऐसा कोई दुश्मन नहीं रहा वीर। अब तुम अपनी कहो और बताओ मुझे कि क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई दुश्मन या राइवल है जो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे? वीर ने गुस्सा होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये इल्जामों का कंपटीशन नहीं चल रहा केसर कि अब तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ इल्जामों का कंपटीशन नहीं चल रहा वीर, पर ये तो तुम भी मानोगे कि तुम्हारे गुस्से ने, तुम्हारे रवैये ने तुम्हारे बहुत दुश्मन बनाए हैं। सब लोग शीबा और अनिरुद्ध की तरह नहीं है कि तुम्हारी तमाम बदतमीजियों के बावजूद तुमसे प्यार करें। इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या तुमने किसी को इतना अपसेट किया है कि वो इस हद तक उतर आए? वीर ने झल्लाते हुए कहा, कम ऑन बीवी, मैं तो हर रोज किसी न किसी को ऑफेंड करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले तुम्हारे ही चक्कर में मैंने अपने दोस्त तरुण का सिर फोड़ दिया था, बट नो, वो भी नहीं हो सकता। ऐसे तो किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। इस पर केसर ने कहा, तो फिर हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए वीर। वीर ने रूडली जवाब दिया, पुलिस की मदद मैं सिर्फ उस दिन लूंगा जिस दिन मुझे तुम्हें रेशम का कत्ल करने के जुर्म में जेल पहुंचाना होगा, समझी? डोंट बी सिली यार, न उस आदमी का कोई अता पता है, न हमने उसकी शक्ल देखी है और न हमारे अलावा किसी ने उसे देखा है। क्या बताएंगे पुलिस को उस फैंटम के बारे में? और प्रताप फैमिली की बात है केसर, फैलते देर नहीं लगेगी और वो इंसान अलर्ट हो जाएगा। क्या पता घबरा कर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। केसर ने उसे समझते हुए कहा, बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर हम करेंगे क्या वीर? इस पर वीर ने अकड़ कर कहा, हम नहीं, सिर्फ मैं करूंगा केसर, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे जीने मरने पर सिर्फ वीर प्रताप सिंह का हक है, तुम्हारा बाल भी बांका करने का हक नहीं है किसी और को। अब सोने की कोशिश करो और मुझे सोचने दो कि आगे क्या करना है। वीर की इस कड़वी फिक्र का घूंट पीते हुए केसर ने हामी में अपना सिर हिलाया और सोने की कोशिश करने लगी। वीर बहुत देर तक काउच पर बैठा फोन पर किसी से मैसेज पर बात करता रहा और उसने एक बार भी केसर की तरफ दोबारा नहीं देखा।
केसर ये सोचते हुए सो गई कि उस अजनबी से ज्यादा केसर को वीर से दूर रहने की जरूरत थी, वरना उसकी ये बेरुखी और उसकी नफरत की चादर में लिपटी फिक्र उसे एक दिन मार देगी। और अब तो 1 महीने की ही बात थी। उसके बाद उसकी माँ उससे जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगी। ये सोचते सोचते केसर की आंख लग गई और सामने बैठा वीर धुंधला होने लगा। सुबह खिड़की पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट से केसर की आंख खुली। शरीर में दर्द कम था और वो हल्का महसूस कर रही थी। आंखें खुलते ही सामने काउच पर देखा तो वीर वहां नहीं था और ना ही उसका सामान। केसर के जागने से पहले ही वो जा चुका था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। केसर ने अपने बाल बांधे और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी और तभी माँ के नरम हाथों ने उसे संभाल लिया। केसर ने हैरानी से नजरें उठाकर देखा तो वसुंधरा उसे देखकर ममता से मुस्कुरा रही थी। मासा, आप इतनी सुबह? वसुंधरा ने प्यार से कहा। अगर इतनी सुबह माँ नहीं आएगी तो कौन आएगा केशु? कैसा लग रहा है अब? डॉक्टर को बुलाऊं? केसर बोली, नहीं माँ, अभी नहीं, थोड़ी देर में। वसुंधरा ने कहा, अच्छी बात है, तू फ्रेश हो जा और फिर अपनी मासा के हाथ के गरम गरम आलू के पराठे और पुदीने की चटनी खा। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, तू नॉर्मल खाना खा सकती है। चल, मैं बाथरूम तक जाने में तेरी मदद करती हूँ। माँ का ये लाड़ देखकर केसर को अपराध बोध हुआ कि अपनी माँ की बात छोड़कर उसने वीर की ये बात मान ली थी कि वो 1 महीने तक उसके साथ उसके घर में रहेगी। केसर से रहा नहीं गया और उसने एक सांस में अपनी माँ से कह दिया, माँ, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही आपके साथ नहीं चल सकूंगी। मुझे 1 महीना वीर के पास ही रहना होगा। वसुंधरा अपनी बेटी की ये बात सुनकर सुन्न रह गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे केसर ने उन्हें कोई बहुत बड़ा धोखा दिया है। क्या कहेंगी वो केसर से और कैसे समझाएगी केसर अपनी माँ को? केसर को लेकर वीर का अगला कदम क्या होगा? क्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वीर केसर के साथ 1 महीना एक ही घर में उससे अलग रह पाएगा? क्या वो अजनबी केसर पर हमला करने वापस लौटेगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए वीर और केसर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।